हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। हमारे इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड को देखेंगे। यूनिट थर्ड के अंतर्गत वोल्टेज एंड करंट सोर्स की बात की गई है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जिसके द्वारा हमें कांस्टेंट या फिर वेरिएबल वोल्टेज या करंट सप्लाई हो सकती है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हो उसको ऑपरेट करने के लिए पावर की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, बिना पावर के कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल उपकरण ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इन उपकरणों को भी चलाने के लिए जो पावर्स आती हैं वो भी किसी उपकरण से ही आते हैं, इंस्ट्रूमेंट से ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे उपकरण जो हमारे इलेक्ट्रिक मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड पावर यानी शक्ति का सप्लाई करते हैं, क्या कहे जाते हैं? पावर सोर्स कहे जाते हैं, विद्युत शक्ति सोर्स कहे जाते हैं। और इन विद्युत शक्ति सोर्स के साथ हमारे जो लोड हैं, लोड क्या? इलेक्ट्रिक मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या कोई अन्य ऐसे लोड कहते किसे हैं? वे एलिमेंट्स जो पावर सप्लाई को कंज्यूम करते हैं और बदले में वर्क प्रोड्यूस करते हैं, लोड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पावर सोर्स के लिए एसी और डीसी दो सोर्स हो सकते हैं। डीसी सोर्स क्या होते हैं? डायरेक्ट करंट के अंतर्गत जो हमें करंट मिलती है वो एक कांस्टेंट करंट होती है और वो फ्लैक्चुएट नहीं करती टाइम के रिस्पेक्ट में, जबकि एसी पावर सोर्स में करंट हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लैक्चुएट करती रहती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पावर सोर्स क्या है तो आप कह सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे उपकरण जो इलेक्ट्रिक उपकरणों को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी पावर की सप्लाई करते हैं, क्या कहे जाते हैं? इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स में हम लोड का संयोजन इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे नीचे दिखाया गया। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पावर सोर्स है जो कि एसी पावर सोर्स है और इसके साथ हमने कोई अपना लोड यानी इलेक्ट्रिक मशीन इत्यादि अटैच कर रखा है। तो इस पावर सोर्स के द्वारा हमारा ये मशीन इंस्ट्रूमेंट संचालित होता है। इसी प्रकार अगर कोई डीसी पावर सोर्स है तो इस डीसी पावर सोर्स के द्वारा हमने इधर अपना लोड यानी इलेक्ट्रिक मशीन या फिर और कोई इक्विपमेंट अटैच कर रखा है जो इस पावर सोर्स से पावर प्राप्त करके ऑपरेट हो रहा है और हमें रिक्वायर्ड वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एसी हो गई, एसी मान लो यहाँ लगा दिया तो एसी क्या करेगा? इस पावर सोर्स से पावर लेगा और वर्क अर्थात कूलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये हो जाती है पावर सोर्स। ठीक है, वह इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक उपकरणों को चलाने के लिए रिक्वायर्ड पावर का सप्लाई करते हैं, ज़रूरी या आवश्यक पावर की सप्लाई करते हैं, पावर सोर्स कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पावर सोर्स को कैसे हम एसी में इस प्रकार फ्लैक्चुएटिंग एम्पलीट्यूड के साथ दिखाते हैं और डीसी में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होती है, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक सोर्स, एसी इलेक्ट्रिक सोर्स अथवा डीसी इलेक्ट्रिक सोर्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एसी हो या डीसी हो, हम कोई भी सोर्स ले सकते हैं, एसी भी ले सकते हैं, डीसी भी ले सकते हैं। एसी पावर सोर्स का जो हमारा आउटपुट है कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये हमारा एसी का आउटपुट है, एसी आउटपुट, और ये हमारा डीसी का आउटपुट है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्ट करंट में आउटपुट कांस्टेंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट में बदलता रहता है। ठीक है, यही बातें इसमें मेंशन की गई हैं, तो एक बार आप इसे देख लेना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पावर सोर्स से आप क्या समझते हैं? पावर सोर्स के आधार पर आप वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को परिभाषित कीजिए, ऐसा कुछ आ सकता है सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम सोर्स को क्लासिफाइड करें तो सोर्स मेनली दो होंगे, या तो वोल्टेज सोर्स होंगे या करंट सोर्स होंगे।
ठीक है। सोर्स हमारे मेनली कितने होंगे, 2 होंगे, या तो ये वोल्टेज सोर्स होगा या फिर करंट सोर्स होगा। उसके बाद भी ये दो पार्ट्स में हो जाएंगे, या तो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा। इसी प्रकार या तो आइडियल करंट सोर्स होगा या प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये आइडियल और प्रैक्टिकल का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होंगे या आइडियल करंट सोर्स होंगे, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें उसका अपना खुद का कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक है। उसमें उस इंस्ट्रूमेंट का अपना कोई खुद का आंतरिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक है। तो वो हो जाते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स। परंतु जिन उपकरणों या जिन इंस्ट्रूमेंट जो पावर सोर्स का काम कर रहे हैं, जो पावर सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन इंस्ट्रूमेंट या उन उपकरणों का अपना खुद का कोई आंतरिक प्रतिरोध हो, यानी उनके खुद के अंदर ही पावर कंज्यूम हो जा रही हो, तो उसे हम व्यवहारिक या प्रैक्टिकल पावर सोर्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है पावर सोर्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 2 रूप में, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स यानी धारा सोर्स। वोल्टेज सोर्स में फिर 2 टाइप, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार करंट में भी आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब अगर वोल्टेज सोर्स को डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो कि टाइम अथवा करंट पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ऐसे वोल्टेज सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स कह देते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारा क्या होगा, एक ऐसा टेक्निक जिसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं और उनके द्वारा हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होती है जो कि करंट अथवा टाइम पर निर्भर नहीं करती है, और उनका खुद का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। उन्हें हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कह देते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स को बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितने भी हाई एक्यूरेसी, हाई क्वालिटी के मटेरियल से वोल्टेज सोर्स क्यों ना बनाओ, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ ही जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस कारण से जो आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं उनको प्रैक्टिकली बना पाना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा पास आ जाएगा व्यावहारिक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। व्यावहारिक वोल्टेज सोर्स, ये वाली बात है, ये है व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स यहाँ से। तो वो क्या हो जाएगा, एक ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तथा जिनके द्वारा प्राप्त वोल्टेज समय अथवा करंट पर निर्भर कर जाती है, यानी कि जिनके अंदर ही वोल्टता पात हो जाता है, उन्हें हम व्यावहारिक या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कह देते हैं, ठीक है। ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनका वोल्टेज उनके आंतरिक प्रतिरोध के कारण कम होता रहता है, समय के अनुसार घटता रहता है या घटता बढ़ता रहता है, उसे क्या कह देते हैं, व्यावहारिक वोल्टेज सोर्स। अब हमारे व्यावहारिक वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा वो आइडियल वोल्टेज सोर्स के उतना ही करीब होता जाएगा, ठीक है। जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही वो आइडियल वोल्टेज सोर्स के क्या होगा, करीब होगा। तो ये डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएगी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स से आप क्या समझते हो, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है। तो आइडियल वोल्टेज के लिए हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ें आप देख लेना, और प्रैक्टिकल वोल्टेज के लिए यहाँ वाली चीज़ें आ जाएंगी, ये आ जाएगा आइडियल, ये आ जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक, हाँ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इनको दिखाएंगे कैसे। तो जो हमारा फिगर 1 में मेंशन है, ये देखो इसमें कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है,
अब जिस वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है उसे आप देखते ही समझ जाओगे कि ये क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। एक बात और, आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम इस सिंबल के द्वारा भी दिखा सकते हैं, यानी जो अभी हमारे पास दो प्लेट्स के द्वारा दिखाते थे, एक बड़ी एक छोटी प्लेट, उसके स्थान पर एक सर्कल के रूप में दिखा सकते हैं और डायरेक्शंस के लिए प्लस माइनस नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल। ठीक है, सिंबल किसका, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस आइडियल वोल्टेज को अगर हम ग्राफ के द्वारा दिखाएं तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। ये रहा आइडियल वोल्टेज। अब इसको अगर ग्राफ में दिखाएं हम तो हमारा आइडियल वोल्टेज तो ये रहा सोर्स सिंबल, और इसके अक्रॉस हम कोई लोड जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में ग्राफ खींचें तो जैसे जैसे टाइम या फिर करंट फ्लो करेगी उसके साथ ही हमारा जो वोल्टेज है वो एक कांस्टेंट लाइन होगा। ठीक है, आइडियल वोल्टेज के केस में। ठीक है, ये आइडियल वोल्टेज के लिए है ग्राफ, यानी समय के साथ हमारा वोल्टेज इसमें कम नहीं होता, तो उसे एक कांस्टेंट लाइन के द्वारा दिखा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो हमने कहा था उसके साथ क्या जुड़ा होगा, एक रेजिस्टेंस जुड़ा होगा सीरीज में। ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ। मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है हमारे पास। ठीक है, अगर ऐसे ही है तब तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, नो डाउट। लेकिन अगर इसके साथ हमने कुछ ऐसा भी जोड़ दिया, स्मॉल आर बता दिया, तो अब ये प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है, सॉरी आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। अब किस में बदल गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। किस में बदल गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफ के द्वारा दिखाएं तो हमारा जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है वो तो इस प्रकार है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, अब इसके अक्रॉस अगर हम ग्राफ खींचें तो ध्यान से देखिए, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ये लगातार पावर कंज्यूम करेगा और इस आर के अक्रॉस लगातार वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा या जो हमारा समय बीतेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 50 रुपये रख दिया और इनसे कहा आप एक काम करना, हर 2 मिनट के बाद यहाँ से रुपए ले सकते हो, 5 रुपये 10 रुपये जो भी मैंने सेट कर दिया। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक भी रुपये नहीं बचेगा, यानी सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा अभी शुरुआत में इनिशियल में क्या था, वैल्यू यहाँ पर भी था टोटल, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया इस v की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी और उसको हम इस लाइन के द्वारा दिखा देंगे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में जो ग्राफ मिलता है वो हमें डिक्रीजिंग स्लोप की इंक्लाइंड लाइन मिल जाती है, इस प्रकार से ये लाइन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए वोल्टेज सोर्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास करंट सोर्स। तो करंट सोर्स क्या होते हैं, करंट सोर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे उपकरण हैं या वो युक्ति है जो हमें करंट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब ये 2 टर्मिनल वाली युक्ति अगर हमें लगातार कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, समान धारा प्रोवाइड करती है, तो इसे हम आदर्श धारा स्रोत कह देते हैं। और इस आदर्श धारा स्रोत के साथ कोई भी आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा नहीं होता है। ठीक, और अगर इस करंट सोर्स यानी धारा सोर्स का जो करंट प्राप्त हो रही है वो समय के साथ घट रही है, ठीक है, या वोल्टेज वैल्यू के साथ फ्लैक्चुएट हो रही है, तो ये आइडियल करंट सोर्स ना हो करके
प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगी और इसके साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, तो एक व्यावहारिक धारा सोर्स को आदर्श धारा स्रोत में दिखाने के लिए इसके समांतर में प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, कोई हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है और उसको हम आइडियल करंट सोर्स के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो उस करंट सोर्स के पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये अभी जो हमारा डायग्राम दिख रहे हैं, ये आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर आइडियल करंट सोर्स दिखाया गया है। देखिए लगातार टर्मिनल ए बी है, इसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं है। तो और ये सिंबल है किसका? आइडियल करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ग्राफ हमें आइडियल वोल्टेज के केस में मिला था, सिमिलर ग्राफ हमें आइडियल करंट के साथ भी मिल रहा है। टाइम अथवा वोल्टेज के साथ हमारा जो करंट सोर्स से करंट मिल रहा है उसकी वैल्यू भी कम नहीं हो रही, इसलिए इसे भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा हमारा ग्राफ आइडियल करंट सोर्स के लिए, आइडियल करंट सोर्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए ग्राफ खींचे अगर तो हमने कहा था प्रैक्टिकल करंट सोर्स में उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो करंट सोर्स के साथ पैरेलली जुड़ा होता है। ये इस प्रकार से, ये हमारा करंट सोर्स है, इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो क्या होगा, हमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये लाइन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, यहाँ पर होना चाहिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट, वोल्टेज सोर्स को धारा सोर्स में तथा धारा सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना। हमने पिछले वीडियोज़ में जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने देखा था कि उस सर्किट के अंदर करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने देखा था करंट सोर्स को या तो वोल्टेज सोर्स में बदल लीजिए या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल लीजिए। तो ध्यान रहे, मान लीजिए कोई हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इस प्रकार से ये रहा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इस प्रकार से, ये प्लस ये माइनस, इसे हमने कह दिया 6 वोल्ट, और इसके साथ आप जानते हो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, हमने कह दिया 5 ओम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और अगर इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, तो किस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से। अब V है ये है R, तो I निकाल लेंगे, I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 वोल्ट, ये है R। तो अगर इसको हम करंट में बदलें तो क्या आ जाएगा, B यहाँ है R यहाँ है, I निकाल लेंगे, I इक्वल्स टू V बाई R, तो आ जाएगा 6/5, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 0.25 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1.25 क्यों आएगा, ठीक है,
एम्पियर आ जाएगा, 1.2 एम्पियर करंट मिल जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि हमें जो करंट मिला है इस करंट के साथ, और करंट को हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में करंट भी ऊपर, और इसके साथ जो हमारा रेजिस्टेंस था ये वाला, इसे अब हम क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलली जोड़ देंगे। और कितना है ये है 5 ओम। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो ये करंट सोर्स दिया होता है इस प्रकार से, इसे हमें वोल्टेज सोर्स में बदलना होता तो क्या करते, इस करंट सोर्स और एम्पियर रेजिस्टेंस की सहायता से हमने आपसे कहा था कि V = IR होता है, कोई दो एलिमेंट दिया हो तो तीसरा निकाल लेंगे। यहाँ I दिया है, R दिया है तो V निकाल सकते हैं, V = IR करके 5 × 1.2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस 6 के साथ इस 5 एम्पियर को किस में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। तो ध्यान रहे, वोल्टेज सोर्स के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सदैव सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा और हमेशा किस में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। और करंट सोर्स के साथ उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमेशा और हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर संयोजन में जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सोर्स को यानी बैटरी को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। मान लो करंट सोर्स दिया हुआ है, उसके साथ पैरेलल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, I और R की सहायता से V निकाल लेंगे और V के साथ जो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, सॉरी करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है उसको V के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। या फिर अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है यानी वोल्टेज की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू, और रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों की सहायता से पहले तो I निकालेंगे और I के साथ ये जो रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज के साथ जुड़ा है इसको हम I के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। तो हमारा वोल्टेज करंट में और करंट वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिंपल टर्म्स थे इसको कन्वर्ट करने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसमें केवल 2-3 टॉपिक हैं, पॉइंट हैं। पहला तो ये कि पावर सोर्स से आप क्या समझते हो या पावर सोर्स क्या है। तो आप कह सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसे टेक्निक्स जो कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिक मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड पावर को सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पावर सोर्स कह देते हैं। पावर सोर्स का क्लासिफिकेशन आप बता दोगे 2 प्रकार से, एक तो करंट सोर्स, दूसरा वोल्टेज सोर्स। इन दोनों को फिर आइडियल और प्रैक्टिकल में डिवाइड कर देंगे। आइडियल क्या होते हैं, ऐसे वोल्टेज सोर्स या ऐसे करंट सोर्स जिनका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता और इनके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे वोल्टेज या करंट की वैल्यू समय अथवा वोल्टेज अथवा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, वो आइडियल कहे जाते हैं। और ऐसे करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जिनका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकल सोर्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 यही मेजर बात थी। और तीसरी बात है पावर सोर्स का कन्वर्जन एक बार फिर से बता दूं। देख लीजिए, अगर यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ मैंने कहा हमेशा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सीरीज में होगा, ये मत भूलना, ठीक है। और जो करंट सोर्स होगा उसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा और हमेशा पैरेलल होगा, ये भी भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा करंट सोर्स है, इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने पैरेलली जोड़ रखा है। और पीछे हमने देखा था ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़ रखा है। बस इतनी सी बात हमें इसमें देखनी है इस चैप्टर में, ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें देखेंगे कैसे इसको हम प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं कि हमारा जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है या आइडियल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, इनको ग्राफ के द्वारा कैसे हम प्रेजेंट करेंगे और 1-2 न्यूमेरिकल भी इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। हमने इसमें क्या देखा, पावर सोर्स देखा। पावर सोर्स हमने देखा 2 प्रकार के, वोल्टेज और करंट सोर्स, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन यानी कि डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं और किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स दिया है
तो सीधी सी बात है वोल्टेज दिया होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आपस में सीरीज में जुड़े होंगे। इसको अगर करंट सोर्स में बदलना है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस की सहायता से हम करंट निकाल लेंगे। करंट हो जाएगा I = V/R। तो इसके द्वारा हमें I मिल जाएगा और ये जो I मिली है इस I के साथ जो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको पैरेलली जोड़ देंगे। तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है किस में बदल जाएगा, करंट सोर्स में। और अगर करंट सोर्स दिया है तो क्या मिला होगा, हमें दिया होगा एक तो करंट दिया होगा, करंट की वैल्यू, और उसके साथ उस सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलली जुड़ा होगा। तो हमें I और R दिया होगा, इन दोनों की सहायता से V प्राप्त कर लेंगे और जो V वोल्टेज आएगा उसके साथ जो करंट सोर्स का रेजिस्टेंस है जो पैरेलल जुड़ा है उसको जो V हमने निकाला उसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे। तो करंट सोर्स किस में बदल जाएगा, वोल्टेज सोर्स में। ये बेसिक बात थी जो हमने अभी देखा। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए यहीं तक। थैंक यू।